3 जनवरी 2026 की वो सर्द सुबह जब दुनिया सो रही थी, वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस अचानक धमाकों और हेलीकॉप्टर की गरज से लरज उठता है। यूएस डेल्टा फोर्सेस का एक इंतहाई खुफिया और बिजली की रफ्तार वाला ऑपरेशन शुरू होता है। सिर्फ 2 घंटे और 28 मिनट के अंदर यूएस स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फोर्सेस को उनके बेडरूम से नाइट सूट में ही कैप्चर कर लेती है। अगले ही लम्हे उन्हें सीधा न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया जाता है। जब दुनिया की आंख खुलती है तो हेडलाइंस देखकर सब दंग रह जाते हैं। आखिर एक सुपर पावर ने चंद घंटों में एक मुल्क में घुसकर उसके प्रेसिडेंट को कैसे उठा लिया। वेनेजुएला की इतनी बड़ी मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहां थे। देखिए, दुनिया को लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि इस मिशन के पीछे कई महीनों की इंतहाई खुफिया प्लानिंग और इंटेलिजेंस बिल्डिंग मौजूद थी। इस मिशन का कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कोई इत्तेफाक नहीं था। ये यूएस मिलिट्री और CIA का एक ऐसा कंबाइंड मास्टर प्लान था जिसमें गलती की गुंजाइश 0.1% भी नहीं थी। इस मिशन की बुनियाद CIA और मोसाद ने मिलकर रखी। उन्होंने वेनेजुएला की मिलिट्री और मादुरो के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर अपने खुफिया जासूस प्लानेट किए हुए थे। ये जासूस सिर्फ खबरें नहीं भेज रहे थे, बल्कि उन्होंने पैलेस के अंदर की दीवारों की थिकनेस, सिक्योरिटी कैमरास की ब्लाइंड स्पॉट्स और यहाँ तक के मादुरो के बेडरूम के लॉक्स की डिटेल्स भी यूएस तक पहुंचाई। प्लानिंग इतनी सॉलिड थी कि यूएस ने अमेरिका के एक सीक्रेट बेस में मादुरो के घर का एक एग्जैक्ट रेप्लिके बनाया हुआ था। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर ने महीनों तक उस नकली घर में अंधेरे में दाखिल होने और दीवार काटने की प्रैक्टिस की। उन्हें अंधेरे में भी पता था कि कहां मादुरो है और कहां से फायरिंग हो सकती है। ठीक रात के 2 बजे जब पूरा वेनेजुएला सो रहा था, यूएस की साइबर वारफेयर यूनिट्स ने अपना काम शुरू किया। ये दुनिया की पहली ऐसी स्ट्राइक थी जहां एक भी गोली चलने से पहले पूरा मुल्क पैरालाइज कर दिया गया। उन्होंने वेनेजुएला के पावर ग्रिड को हैक करके पूरे शहर की बिजली काट दी। GPS और कम्युनिकेशन जैमर चला दिए गए ताकि वेनेजुएला के रडार्स ब्लाइंड हो जाए और उनका डिफेंस सिस्टम S-300 ये डिटेक्ट ही ना कर सके कि ऊपर से 150 से ज्यादा यूएस क्राफ्ट गुजर रहे हैं। मिलिट्री के रेडियो सिग्नल्स और इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे मादुरो की अपनी ही आर्मी से राब्ता टूट गया। जब डेल्टा फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स पैलेस की छत पर थे तो वहां मौजूद गार्ड्स अंधेरे और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से कंफ्यूज थे। यूएस ऑपरेटर के पास थर्मल विजन थी, वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकते थे। प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फोर्सेस उस वक्त अपने बेडरूम में नाइट सूट में गहरी नींद में सो रहे थे। यूएस फोर्सेस ने उनके कमरे के फ्रूटिफाइड स्टील डोर्स को मैसिव ब्लू टॉर्च और प्रिसीजन एक्सप्लोसिव से सिर्फ कुछ सेकंड में ही उड़ा दिया। मादुरो को पैनिक रूम तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। उन्हें हैंडकफ्ड किया गया और उनके नाइट सूट में ही उठाकर एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर फेंक दिया गया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर असॉल्ट खत्म हो चुका था। मादुरो को पहले समंदर में मौजूद यूएस वारशिप USS आयो जेमा पर ले जाया गया, जहां उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेस्ट हुआ। फिर वहां से उन्हें एक फास्ट मूविंग मिलिट्री जेट के जरिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन सेंटर पहुंचा दिया गया। सुबह जब दुनिया उठी तो उन्होंने निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में हैंडकफ्स में देखा। ये एक ऐसी सर्जिकल प्रिसीजन थी जिसने दुनिया को यह बता दिया कि सुपर पावर जब चाहे किसी भी मुल्क के आयरन गेट्स को मिट्टी की तरह तोड़ सकता है। जब मादुरो और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया तो दुनिया ने समझा कि शायद ये ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी की जंग है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पुरअसरार और पैसों से जुड़ी हुई है। अमेरिका का असली हदफ 2 चीजों थी, ऑयल सुपरमेसी और रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली। वेनेजुएला दुनिया का वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसकी जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मौजूद है। सऊदी अरेबिया के पास तकरीबन 267 बिलियन बैरल ऑयल है, लेकिन वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा का ऑयल जखीरा मौजूद है। इतनी दौलत होने के बावजूद वेनेजुएला गरीब क्यों है? क्योंकि यह सारा तेल यूएस के पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक खतरा बन चुका था। मादुरो ने कोशिश की कि वो अपना तेल चाइना और रशिया को उनकी अपनी करेंसीज युआन और रबल में बेचे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर डॉलर को छोड़ देता तो यूएस डॉलर की किस्मत कागज के टुकड़े के बराबर रह जाती। इसलिए अमेरिका ने एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए उन सारी ऑयल फील्ड्स पर अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल कायम कर लिया ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट की चाबी हमेशा अमेरिका के पास रहे। ऑयल तो पुरानी कहानी है, असली जंग उन मिनरल्स की है जो सिलिकॉन वैली और एलोन मस्क की टेस्ला कार बैटरीज के लिए जरूरी है। वेनेजुएला के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा जखीरा है कि ये दुनिया की टेक्नोलॉजी का रुख बदल सकता है। लिथियम और कोबाल्ट, जिन्हें व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स और दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 तक सब इन मिनरल्स के मोहताज हैं। ब्लू गोल्ड यानी कि कोल्टान, ये एक ऐसा मिनरल है जो इंतहाई गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और कैपेसिटर्स बनाने में काम आता है। दुनिया के 60% से ज्यादा कोल्टान पहले अफ्रीका में था, लेकिन अब वेनेजुएला में इसके बड़े रिजर्व मिले हैं। फिलहाल दुनिया के 80% रेयर अर्थ मिनरल पर चाइना का कब्जा है। अमेरिका को डर था कि अगर वेनेजुएला ने ये मिनरल चाइना को सस्ते दामों दे दिए तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। इसलिए मादुरो को हटाना सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक कारपोरेट नेसेसिटी बन चुका था। सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक में तकरीबन 161 टन गोल्ड पड़ा हुआ है। इसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर है। इसके अलावा अंडरग्राउंड माइंस में एस्टिमेटेड 10,000 टन गोल्ड अभी निकालना बाकी है। अमेरिका ने मादुरो को कैप्चर करते ही उनके सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया और अब वो गोल्ड इन्हीं वेस्टर्न बैंक्स के कंट्रोल में है जो पहले इसे देने से इनकार
इंतजार कर रहे थे। अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी मुल्क को तब तक आजाद रहने देता है जब तक उसके रिसोर्सेज यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाएं। जैसे ही मादुरो ने रशिया और चाइना के साथ मिलकर रिसोर्सेज मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की, यूएस ने उन्हें उनके बेडरूम से उठाकर जेल में डाल दिया। अब सवाल ये है कि ये पहला हमला था? हरगिज नहीं। इससे पहले 1 सितंबर 2025 को अमेरिका ने एक ट्रेलर दिखाया था जिसे ऑपरेशन साउथर्न स्पेयर कहा गया। कैरिबियन सी के पास एक फास्ट स्पीड बोट को यूएस नेवी के मिसाइल ने हवा में ही उड़ा दिया। यूएस का दावा था कि इसमें कोकेन की बड़ी मिकदार जा रही थी और इसमें 11 लोग मारे गए। ये सिर्फ ड्रग फाइटिंग नहीं थी बल्कि ये एक डिटेक्शन टेस्ट था। अमेरिका देखना चाहता था कि वेनेजुएला के रडार सिस्टम और उनके रशियन S-300 मिसाइल्स कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वेनेजुएला की मिलिट्री ने कोई खास रद्द अमल नहीं दिखाया तो अमेरिका समझ गया कि उनके डिफेंस सिस्टम सिर्फ पेपर पर है। इस दुश्मनी की शुरुआत हांगू शावेज के दौर में हुई। शावेज ने यूएस ऑयल कंपनीज को वेनेजुएला से लात मारकर निकाल दिया और सोशलिज्म का नारा लगाया। मादुरो ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना कमजोर कर दिया कि उनकी अपनी मिलिट्री ही उनके खिलाफ हो गई। अमेरिका ने इसी इंटरनल वीकनेस का फायदा उठाया और पूरे मुल्क को 2 घंटों में घुटनों पर ले आया। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं था, बल्कि ये दुनिया के 3 ताकतों रशिया, चाइना और ईरान के मुंह पर एक तमाचा था। वेनेजुएला इन तीनों मुल्कों के लिए अमेरिका के बैकयार्ड में एक मजबूत किला बन चुका था। रशिया ने वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री हब बना लिया था। पुतिन ने मादुरो को दुनिया की बेहतरीन वेपन सिस्टम दिए। S-300 VM ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे यूएस के जेट्स भी डरते हैं। रशिया ने 24 से ज्यादा Su-30 फाइटर जेट्स दिए ताकि वेनेजुएला का आसमान महफूज रहे, लेकिन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के वक्त रशिया कुछ न कर सका। यूएस ने साइबर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए इन सिस्टम को स्ट्राइक से पहले ही फ्रीज कर दिया था। चाइना के लिए वेनेजुएला एक ऑयल माइन था। चाइना ने वेनेजुएला को $20 बिलियन से ज्यादा का कर्जा दिया था। बदले में चाइना ने वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका को डर था कि चाइना वेनेजुएला के जरिए साउथ अमेरिका में अपना डिजिटल सिल्क रोड बिछा रहा है। अगर यूएस न रोकता तो वेनेजुएला पूरी तरह चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाता। ईरान और वेनेजुएला की दोस्ती ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी थी। जब यूएस ने वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाई तो ईरान ने अपने टैंकर्स भेजकर उन्हें पेट्रोल दिया और बदले में गोल्ड ले गया। ईरान ने वेनेजुएला को मुहाजिर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी दी जो यूएस की शिप्स के लिए खतरा बन सकती थी। जिस मुल्क के पास 1.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 2 मिलियन की मिलिटियाएं हों, वो 2 घंटे में कैसे हार गया? ये इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा है। इसके पीछे 5 बड़े इंटरनल रीजन थे। वेनेजुएला की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा थी कि एक सोल्जर की पूरे महीने की सैलरी से घर का खर्च भी मुश्किल से चल जाता था। जब सोल्जर का अपना बच्चा भूख से मर रहा हो तो वो प्रेसिडेंट के लिए गोली नहीं खाता। यूएस इंटेलिजेंस ने इस भूख का फायदा उठाया और छोटे लेवल के ऑफिसर को पहले ही प्रोमिसेस देकर खामोश कर दिया। रशियन वेपन्स पेपर पर तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ना तो फ्यूल था और ना ही स्पेयर पार्ट्स। सखुई जेट्स उड़ने के काबिल नहीं थे क्योंकि उनकी सर्विसिंग के लिए पैसे नहीं थे। यूएस डेल्टा फोर्स ने जब अटैक किया तो उन्हें मुकाबला करने के लिए कोई जेट आसमान में मिला ही नहीं। वेनेजुएला के जनरल सिपाही नहीं बल्कि बिजनेसमैन बन चुके थे। वो ड्रग ट्रैफिकिंग और गोल्ड स्मगलिंग में इतना मगन थे कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़ दी थी। अमेरिका ने इन जनरल्स की फॉरेन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल किया, या तो हमारा साथ दो या अपनी पूरी दौलत से हाथ धो बैठो। वेनेजुएला की मिलिट्री को मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मादुरो की हिफाजत के लिए ट्रेन किया गया था। उनका काम अपोजिशन के धरने रोकना और प्रोटेस्ट को दबाना था। वो किसी सुपर पावर के इलीट कमांडो असॉल्ट को झेलने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे। तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। अमेरिका उन मुल्कों के साथ क्या करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं आते। सऊदी अरेबिया यूएस के कंट्रोल में है इसलिए महफूज है। जब सद्दाम ने ऑयल को यूरो में बेचना चाहा तो उसका बहाना बनाकर मुल्क को तबाह कर दिया गया। जब कजाफी ने गोल्ड दिनार लेना चाहा तो उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। वेनेजुएला का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन उसके पास उस खजाने की हिफाजत करने के लिए इंटरनल यूनिटी नहीं थी। अमेरिका ने साबित कर दिया कि वो किसी भी लीडर को उनके बेडरूम से उठा सकता है अगर वो लीडर अमेरिका के खिलाफ हो और अगर उस मुल्क की मिलिट्री अंदर से बिक चुकी हो।